आद्या को थप्पड़ मारकर मृत्युंजय खुद आत्मग्लानि में जल रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में आधा के कहे हुए वर्ड गूंज रहे थे। उनको याद करके वो एक बार फिर से गुस्से से भर गया। वो आधा पे और गुस्सा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने 2 दिन तक घर न जाने का फैसला किया और बीच बीच में शिवाय कनक या मुरलीता से फोन करके आधा का हाल ले लेता। आद्या ने मृत्युंजय को कई बार कॉल किया पर उसने अटेंड नहीं किया। वो घर न आने को लेके बहुत परेशान थी, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में मृत्युंजय का भी यही हाल था। न ठीक से खाना, न ठीक से पीना, बेचैनी में ही दिन निकल रहे थे। पूरे 2 दिन के बाद जय घर आया शाम के टाइम। जय दादी की डांट सुनकर घर आया था, इसलिए सीधा दादी से मिलने उनके पास चला गया था। आज मृत्युंजय थोड़ा जल्दी आ गया था, शाम का ही टाइम हो रहा था, इसलिए वो कुछ टाइम दादी को लेके बाहर लॉन में आ गया था। आद्या भी उसी टाइम कॉलेज से आई थी। उसकी गाड़ी आकर रोकी ही थी कि सामने मृत्युंजय को देखकर वो वही गाड़ी से उतर गई। उस टाइम दोनों ही एक दूजे से नजर नहीं मिला रहे थे। थोड़ी देर वही बैठने के बाद आद्या चेंज करने का बोलकर रूम में आ गई। मृत्युंजय एक बार भी रूम में नहीं आया था। ये बात आद्या को खल रही थी, फिर भी वो चुप थी। रात का टाइम हो गया था, सब लोग खाने के लिए बाहर आ गए थे। मृत्युंजय भी अब अपने रूम की तरफ आ रहा था, हालांकि उसका मन नहीं था अभी भी रूम में आने का। आद्या भी मायूस थी जय की बेरुखी से। काफी देर वो रूम के अंदर बैठी उसका इंतजार करती रही, पर जय नहीं आया। थक हार कर वो वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर रूम में आई। उसी टाइम जय ने भी रूम के अंदर कदम रखा। दोनों की नजरें थोड़ी देर के लिए एक दूजे से टकराए और दोनों ही एक दूजे में खो गए। दोनों के दिलों में एक दूजे से मिलने की तड़प दिख रही थी। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय ने नजर हटाए और आगे बढ़कर कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। वो कपड़े लेके वॉशरूम की ओर जाने को हुआ कि आद्या ने पीछे से जय की वजू पकड़ ली और धीरे से महीन आवाज में बोली, जय प्लीज थोड़ी देर बात करते। वो इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय उसकी बात काटकर आगे बढ़ गया बिना कोई जवाब दिए। जय की बेरुखी आद्या की नजरें में आंसू दे गई। वो वही खड़े खड़े रोने लगी। उसकी रुलाई कब हिचकियों में बदल गई उसे पता भी न चल। 2 दिन से मृत्युंजय ने उससे दूरी बनाई हुई थी और 2 दिन बाद भी आया तो उससे ठीक से बात करना तो दूर की बात, उसकी ओर मुड़ कर देखा भी नहीं। आद्या यही सब सोचते सोचते रो रही थी। आद्या की हिचकियों वॉशरूम के अंदर जय को सुनाई दे रही थी। उसको आद्या के रोने से बहुत तकलीफ हो रही थी। वो खुद उसको किसी तरह का दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसका सामना नहीं कर पा रहा था और अब आद्या का रोना उसको अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। जय अभी कुछ सोचता उससे पहले ही उनके रूम का गए नॉक हुआ। आद्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना मुंह अपने पल्ले से साफ करते हुए वो फीकी मुस्कान के साथ गेट खोलने गई। गेट खोला तो सामने मीरा जी को देखकर बोली, अरे माँ आप। मीरा जी बोली, हाँ मैं, और तुम्हारे लिए जरूरी काम बताने के लिए और जरूरी चीज बताने के लिए तुमको लेने आई हूँ। क्या जरूरी बात है माँ? एक बार नीचे चलो मेरे साथ फिर पूछना, मीरा जी ने कहा। आद्या मीरा जी के साथ दादी के रूम में आए, जहाँ पहले से ही दादी और दादू थे। मीरा जी बोली, लो आद्या अब अपने जरूरी बात को सुनो। डॉट डॉट डॉट। दादी ने आद्या को बुलाया और बोली, जानते हैं जय आपसे नाराज है, पता नहीं क्यों पर नाराज है, इतना हम जान गए हैं, पर उसकी नाराजगी इस बार अलग तरह की है। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इस बार हमारा पोता गलत नहीं है, जरूरी अपने ही कुछ न कुछ छोटी गलती की है, तभी उसके गुस्से में मैं भी प्यार देखा हमको। अब वो आपसे क्यों नाराज है और क्यों नहीं, वो आप पति पत्नी के बीच की बात हम उसमें बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बस इतना कहेंगे कि अपने रूठे पति को जल्दी मनाओ। ग्रिन। अब काम की बात सुनो, जय ने ही हमको आपको बताने को कहा, सबके सामने बताने से पहले आपको बताने को कहा है। घर में जय और हमारे अलावा बस आपके दादू और हम जानते हैं और कोई नहीं, मीरा भी नहीं।
तो जय ने बताया कि मुदित की शादी जल्दी ही सजल से करनी होगी क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुदिता को भी कॉलेज ज्वाइन करना है यूएसए जाकर, तो शादी 15 दिन के अंदर ही होगी और सगाई और शादी का मुहूर्त आपके दादाजी और जय ने निकलवा लिया है। सगाई 2 दिन बाद है, उसके 10 दिन बाद शादी, उसके बाद मुदिता सजल की फैमिली के साथ यूएसए चली जाएगी। तो बेटा, जय ने स्पेशल आपको ये बात बताने की कहा। हम समझ गए, हमरा पोता आपसे नाराज है, वरना तो वो खुद आपको बता देता। तो बेटा, हमको आपको कहते हैं जल्दी उसकी नाराजगी दूर करो ताकि आप दोनों शादी के फैसले मिलजुल कर सकें। आद्या ने गर्दन नीचे करके हाँ कहा। उसके बाद सब लोग डिनर करने आ गए। डाइनिंग टेबल पर दादू जी ने और उदयभान जी दोनों ने सबको बताया कि मुदित की शादी और सगाई फिक्स हो गए हैं, डेट ज्यादा दूर नहीं है, तो सब लोगों को मिलकर सगाई और शादी की तैयारियों में जुट जाना है। सब लोग बहुत खुश हुए ये सुनकर। सब लोग मुदिता के लिए बहुत खुशबू थे। सबका खाना भी हो चुका था। सब लोग एक एक करके अपने अपने रूम की ओर चले गए। मृत्युंजय के जाते ही आद्या भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। जय आद्या दोनों रूम में आ चुके थे। आद्या रूम को लॉक करके जय के पीछे आकर खड़ी थी। वो जय को कुछ बोलना चाह रही थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जय भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। आद्या हिम्मत करके बोली, जय, आई एम सॉरी पेंसिव फेस, वो उस दिन मैंने गलत बोल। आद्या इतना ही बोली कि जय ने एक जलती सी नजर उसके ऊपर डाली और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा, बस बोला नहीं कुछ भी। आद्या की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। वो कुछ न बोल पाए। आगे उसकी आंखों के कोरों से मोती जैसे आंसू बाहर आने लगे। मृत्युंजय ने उसे इग्नोर किया और ऑन फोन लेके लैपटॉप से कम करने लगा। आद्या थोड़ी देर वही खड़ी जय को देखती रही। तब भी जय ने उसे न देखा। आधा काफी देर वही खड़ी उस देखती रही और जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तब उससे कुछ बोला न गया। वो अपने दर्द करते बंद अपने मुंह पे हाथ रखकर रूम से बाहर आ गई, बालकनी का गेट खोलकर। बाहर हल्की हल्की बूंदी बांदी हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा का रुख बहुत तेज था। आद्या बारिश के बीच आके रेलिंग से हाथ लगाकर खड़ी होकर रोने लगी। डॉट डॉट उसके आंसू बरसात के पानी में बहने लगी। वो हिचकी लेके रो रही थी। उसकी तड़प इतनी थी कि उसे बारिश का पता ही नहीं चला। वो वहीं खड़े खड़े भीगती रही। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसके रोने की आवाज रूम तक आ रही थी। तभी जोर की बिजली कड़की और बारिश भी तेज हो गई। बिजली कड़कने से जय का ध्यान बाहर की ओर गया। उसे आद्या का ध्यान आया। तभी उसे बाहर से आद्या के रोने की आवाज आई। उसने घबराहट से देखा तो बाहर बालकनी की ओर आया। देखा तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी। आद्या बारिश में खड़ी खड़ी भीग रही थी। मृत्युंजय तड़प कर रह गया। आद्या के रोने में उसकी तड़प साफ दिख रही थी। वो एक पल भी गवाए बिना भाग कर गया और आद्या की कलाई को खींचकर अपनी ओर किया और अपने सीने से लगा लिया। जय के सीने से लगते ही आद्या बिलख कर रोने लगी। रोते रोते उसकी आवाज भी भरी हो गई थी। उसके गर्म गर्म आंसू जय के सीने पे गिर रहे थे। आद्या रोते रोते बोली, सारी जय, अब कभी इस तरह नहीं बोलूंगी। कभी तुमको हॉट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैं नहीं सह सकती आपकी आंखों की तपिश, नहीं रहा जाता आपके बिना एक पल भी। बहुत प्यार करती हूँ जय आपसे। आई लव यू सो मच जय। आद्या रोते रोते सब बोल गई। जय जो इतनी देर से चुप था, उसकी पीठ पे हाथ फेर कर उसको चुप करवा रहा था। आद्या की लास्ट की लाइन सुनकर उसके चेहरे पे सुकून की स्माइल आ गई। उसने बहुत टाइट आद्या को हक किया और उसके माथे पे किस करके बहुत प्यार से बोला, आई लव यू टू। पर आज के बाद फिर कभी इस तरह बोला भी तो मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगी। मेरे लिए तुम क्या हो ये बताना मुश्किल है, पर इतना जानता हूँ, मुझे मुझसे ही मिलने वाली तुम हो, मुझे प्यार से समेटने वाली तुम हो, मुझे फिर से प्यार पे भरोसा दिलाने वाली तुम हो। तो फिर कभी खुद के लिए ऐसे वर्ड बोले तो याद रखना, तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। और ये तो तुम थी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कसम तुम्हारी वो अब तक जिंदा न होता। मृत्युंजय की बात सुनकर आद्या आश्चर्य से बोली, इतना प्यार करते हो अपनी बीबी से? आद्या की बात पे गुस्से में भी जय को हल्की सी हंसी आ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, प्यार कितना करता हूँ ये हिसाब तो बिस्तर पे ही होगा।
जय की शरारत भरी बात से आद्या के गाल गुलाबी हो गए। वो शर्मा कर रूम की ओर जाने कोई हुई कि पीछे से जय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमर से खींचकर अपने पेट से चिपका लिया। मृत्युंजय ने आद्या के कंधे पे अपने ठंडे ठंडे होठों को रखते हुए कहा, सारे गिले शिकवे रूम में जाकर ही दूर होंगे। मृत्युंजय ने पलक झपकते ही अपनी विरह में तड़पती पत्नी को अपनी बाहों में उठाया और उसे तन और मन का सुख देने के लिए उठाकर रूम में ले आया। वो रूम में न जाकर सीधा वॉशरूम की ओर जाने लगा। आद्या चिहुंक कर बोली, जय वॉशरूम में क्यों? जय बिना उसकी बात सुने उसे वॉशरूम के अंदर लेकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया कि नल चालू कर दिया। दोनों की ओर ठंडा ठंडा पानी गिरने लगा जिससे आद्या ठंड से सिकुड़ रही थी। ठंड के मारे उसके गुलाबी होठ नीले पड़ने लगे थे। उसका तन बदन ठंड से कांपने लगा। उसके पैरों में कंपन सा होने लगा। जय उसकी हालत पहचान कर उसके सीने से उसके पल्ले को अलग कर देता था। आद्या कर भी ज्यादा ठंड से सिकुड़ने लगी। जय उसके बेहद करीब आया और उसके ठंड से सिकुड़ते होंठों पे अपने बेताब होठों को रख दिया। जय के स्पर्श से आद्या थोड़ा अच्छा फील करने लगी। जय का हाथ उसकी पूरी बॉडी पे चलने लगा। वो धीरे धीरे उसकी बॉडी को रब करने लगा। किस करते करते उसकी बॉडी से सारे कपड़े निकालने लगा। उसने एक एक करके अपने और आद्या दोनों के सारे कपड़े निकाल दिए। दोनों ही इस टाइम बिना कपड़ों के थे। दोनों के बदन एक दूजे से चिपके हुए थे। दोनों के तन मन मचल रहे थे एक दूजे में सामने को। तभी जय ने नल बंद किया और आद्या को थोड़ा दूर करके उसके लिए और अपने लिए तौलिया लेके आया। जय ने पहले अपनी कमर से तौलिया लपेटी, फिर आद्या के बदन पानी को पोंछे कर उसकी बॉडी से तौलिया लपेट दी। दोनों का शरीर अब सूख गया और जय उसे फिर से बाहों में उठाकर बेडरूम में के आया। जय ने आद्या को बेड ले लिटाया कि खुद उसके ऊपर आ गया। आद्या के हाथ अब पहले की तरह गुलाबी हो गए थे, जिनकी देख जय के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। वो आद्या के होठों ले भूखे शेर की तरह झपटा कर पूरी ताकत के साथ इतने दिनों की बेताबी दिखने लगा। जय धीरे धीरे करके आद्या के शरीर में सामने लगा। दोनों का अंग अंग न जाग जल रही थी। दोनों के तब बदन प्यार की अग्नि में जलने को तड़प रहे थे। धीरे धीरे करके कमरे का माहौल रोमांटिक होने लगा। शांत पड़े कमरे में धीरे धीरे हसीन आवाजें गूंजने लगी। जय भी अपने इतने दिनों की कसर निकलकर आद्या के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहा था। आद्या मीठे दर्द में तड़पते हुए जय की नहीं मैं सुकून से सो गई। अब पार्ट थोड़े लेट आएंगे। दिवाली बाद तक 10 नवंबर के बाद पार्ट रेगुलर आएंगे और सबसे पहले इसी कहानी को कंप्लीट करूंगी, उसके बाद दूसरी पे फोकस करूंगी। तो प्लीज जा तक छोटे पार्ट आए तो आप लोग नाराज मत होना और प्लीज कमेंट जरूर किया करें। और आज के पार्ट पे क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे के पार्ट में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, पर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आगे के पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहे, आगे जारी है।